हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे घटना चक्र का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है। उस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत। इससे पहले ऑलरेडी मेडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के टोटल 9 वीडियो अपलोडेड है। उसमें घटना चक्र बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवाया गया है। आज से हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वास्को डी गामा जो था वो कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो ये आप लोग सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। वास्को डी गामा जो था वो कहीं कहीं कोई बुक में आप लोगों को 17 मई मिल जाएगा और कोई बुक में 20 मई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा कि इंपॉर्टेंट है आपका ये ईयर। तो ईयर याद रखिएगा, 1498 एडी में वास्को डी गामा जो था वो कालीकट पर आया था। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा कि प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा जो था वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां की कालीकट के जो तत्कालीन शासक था जिसका नाम था जमेरीन, वो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। और इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद जो था वो सहयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन जो है वो नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी नीति से संबंधित है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी नीति से संबंधित है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द अल्मेडा। देखिए, फ्रांसिस्को द अल्मेडा की अगर आप बात कीजिएगा तो 1505 ईस्वी में यह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था और व्यापारिक हितों के प्रतिपेक्ष में इसने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है हमारा कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली ही थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। फिर पुर्तगाली के बाद डच लोग जो थे वो भारत आए थे। पुर्तगालियों जो थे वो अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट है हमारा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 को। एक चीज़ वास्को डी गामा से याद रखिएगा, जब ये भारत आया था तो ये काली मिर्च लेकर गया था और यह काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना से भी अधिक मुनाफा कमाया था। नेक्स्ट है हमारा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में हुआ वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा हुआ, जो कि 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था और फिर 1505 से 1509 तक ये रहता है और फिर 1509 में आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। यहाँ पहला पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमेरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कालीकट का तत्कालीन शासक जमेरीन था वही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। एक साइड समुद्री यात्री के नाम दिए हुए हैं, दूसरे साइड देश दिया हुआ है। तो देखिए, पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था वो भारत के मार्ग की खोज किया था। तो यह वास्को डी गामा की अगर बात कीजिएगा तो ये पुर्तगाली यात्री था, तो ये पुर्तगाल से मैच करेगा। क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर आप बात कीजिएगा तो ये स्पेन का यात्री था जो अमेरिका का खोज किया था, तो ये स्पेन के साथ मैच करेगा। कैप्टन कुक की अगर बात कीजिएगा तो ये ब्रिटेन का था जिसने ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड का खोज किया था। तो कैप्टन कुक जो होगा वो किससे? ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच करेगा। वहीं तस्मान की अगर बात कीजिएगा तो ये किसके साथ? ये हॉलैंड के साथ मैच करेगा जो कि न्यूजीलैंड का खोज किया था। तो इससे मैच होगा। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए, यहाँ पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। तो बस वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था वो 1509 से लेकर 1515 तक भारत का पुर्तगाली उपनिवेश में भारत में वायसराय बनकर आता है और इसने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लेता है। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अल्बुकर्क जो था वो भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उनकी अस्थायी बस्तियों बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित करता था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश
के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा कर लिया था, यही गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों की अगर आप बात करिएगा तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, और यहाँ लिखा हुआ है 1499 में, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये बिल्कुल सही है, और कब लगाया था? 1611 में। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1623 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों जो थे वो भारत में प्रथम दुर्ग, यानी भारत में जो प्रथम यूरोपीय दुर्ग था उसका निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि अल्फांसो द अल्बुकर्क तो गवर्नर बनकर आता है 1509 से और रहता है 1515 तक, तो ये कन्फ्यूजन नहीं दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अल्फांसो द अल्बुकर्क उस समय गवर्नर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में। और कब? 1503 में, और किसके द्वारा? अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा, किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो ये सबसे पहले किसने किया था? पुर्तगालियों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों। देखिए फ्रांसिस्को दो अल्मेडा जो था वो 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लेता है, और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली जो हैं वो हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर पुर्तगालियों जो थे वो हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लेता है, और यहाँ से गुजरने वाले जो जितने भी जहाजें थे उनसे कर वसूली करना शुरू कर देता था। नेक्स्ट है हमारा, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? तो वह थी हुगली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। नेक्स्ट है हमारा कि पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से इसको जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये गलत है, क्योंकि दूसरे जो थे वो कौन था? डच था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले जो दूसरे यूरोपीय शक्ति थे वो कौन था? डच था। फिर कह रहा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लेता है, और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप देता है। नेक्स्ट है हमारा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये फिर से पुर्तगालियों ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर दक्षिण पूर्वी तट की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो थी वो सन थो में थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नॉक। नेक्स्ट हमारा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो डचों के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डच। देखिए भारत के साथ व्यापार के लिए जो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी है वो 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद फिर 1602 ईस्वी में डच जो था वो संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ब्रिटेन नहीं है। अगर ब्रिटेन रहता तो 1599 में पहले ब्रिटेन किया है और फिर 1602 में डच किया है। तो अगर ऑप्शन में ब्रिटेन रहता तो आपका आंसर ब्रिटेन होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ब्रिटेन नहीं है, तब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक जो है वो सही है? यह कह रहा है आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, यह गलत है। और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य क्या था? देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता की राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये बिल्कुल सही है। कंपनी के सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन थे उसकी सेवा में लग जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन तीनों को, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। देखिए 1599 की अगर आप बात करते हैं तो 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज, उसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये किसको हुआ था? ये लिवेंट कंपनी को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिवेंट कंपनी। देखिए लिवेंट कंपनी की अगर बात करते हैं तो इसको 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था।
ठीक है। और फिर 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार जो था वो प्रदान किया था। क्लियर है। तो यहाँ ये 1593 में ही लिवेंट कंपनी को हो गया था और 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन, तो 1599, ठीक है, 1599 की बात है। अब 1599 में कौन था? अकबर की आप बात कीजिएगा तो कब से कब था? ये 1556 से लेकर 1605 था, तो 1599 में भी यही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अकबर। शाहजहाँ की अगर आप बात कीजिएगा तो शाहजहाँ था 1627 से लेकर 1657 तक। जहांगीर की आप बात कीजिएगा तो जहांगीर था 1605 से लेकर 1627 तक। और औरंगजेब की बात कीजिएगा तो ये था 1658 से लेकर 1707 तक। नेक्स्ट है हमारा कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया था यह पूछ रहा है, तो यह जहांगीर के शासनकाल में हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल कब से कब? 1605 से लेकर 1627 तक। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। और फिर 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना जो था वो अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो अस्थायी भी 1611 में और 1613 में क्या सूरत में स्थापित कारखाना, ये दोनों किसके टेन्योर में था? जहांगीर के ही टेन्योर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नेक्स्ट हमारा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री जो था वो सूरत में स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। और 1613 में एक चीज़ और याद रखिएगा, जो जहांगीर था वो 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन एक व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त देता है। नेक्स्ट हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ में? सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था 1613 में अंग्रेजों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने। फिर सूरत में डचों के द्वारा अगर फैक्ट्री पूछ ले तो डच जो थे वो 1616 में सूरत में स्थापित करते हैं, और फ्रांसीसी जो थे वो 1668 में सूरत में कंपनी स्थापित करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ से, अंग्रेज जो हैं वो 1613 में तो करते ही हैं, लेकिन यह इनका अस्थायी कारखाना था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में अपना कारखाना स्थापित किया था जो कि अस्थायी था, और फिर 1613 में प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित करता है। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। नेक्स्ट हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया था, और फिर बाद में 1687 में बम्बई में स्थानांतरित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले सूरत में था, बाद में 1687 में बम्बई स्थानांतरित किया गया था। यहाँ पूछ रहा है प्रारंभिक दौर में, तो प्रारंभिक दौर में था सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो पुर्तगालियों से लिया था बम्बई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों को। आप लोगों को याद होगा कि 1668 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय था उसने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड। देखिए, बम्बई के जो अंग्रेज गवर्नर थे जॉन चाइल्ड, जो 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला था। और इससे हुआ क्या था कि जो मक्का जाने वाले हज यात्रियों थे उनको बंदी बनाने का प्रयास किया गया था, और यही अंग्रेज औरंगजेब इसी के कारण क्या है, इसको भारत से निष्कासित करने का आदेश दे देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। फिर देखिए, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की अगर आप बात करते हैं तो ये कब से कब हुआ था? 1746 से लेकर 17
1948 तक। ये जो मेनली था वो ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार युद्ध था जो 1740 में आरंभ हुआ था, उसी का ये विस्तृत रूप था। ये चीज़ याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तृत रूप था, जो 1746 से लेकर 1748 तक चलता है। 1748 में ला सापल की संधि होती है, जिसके द्वारा ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध है वो समाप्त हो जाता है, और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, तो अभी हम लोगों ने देखा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात कीजिएगा तो अभी हम लोगों ने देखा जैसे ही 1748 में ला सापल की संधि होती है, उसके द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो जाता है, और फलस्वरूप इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो मैच करेगा ला चैपल की संधि से, अंत होता है इसका। दूसरे नंबर पर दिया है तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध होता कब से कब है ये भी याद रखिएगा, 1746 से लेकर 1748 तक। वहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात कीजिएगा तो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से लेकर 1763 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये पेरिस के संधि से अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात कीजिएगा तो ये होता है 1749 से लेकर 1754 तक, और ये जो है वो अनिर्णायक युद्ध होता है, तो ये इसके साथ मैच करेगा। प्रथम मैसूर युद्ध की बात कीजिएगा तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से लेकर 69 तक चलता है, और इसमें ब्रिटिश की हार होती है, तो ये इसके साथ मैच करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। तो ये किया था डुप्ले ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले। डुप्ले ही जो था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो भारत जो है वो भारत में फ्रांसीसियों ने जो अपना सबसे पहला कारखाना है वो सूरत में लगाया था, और सूरत में कब लगाया था, 1668 ईस्वी में लगाया था। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुआ था। लुई 14वें के एक मंत्री थे कॉलबर्ट, उनके द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है, वही लुई 14वें के जो मंत्री हैं कॉलबर्ट, उनको माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि तो वहाँ इसका मेन रीजन यही था कि अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। फिर जाके 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना जो है वो सर आयरकुट के नेतृत्व में बॉन्डीवास की लड़ाई लड़ता है, जिसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो देखिए भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का अगर आप क्रम याद रखिएगा तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत में यूरोपीय शक्तियों का जो आगमन है वो सबसे पहले नंबर पर पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए अगर यहाँ पांडिचेरी की बात कीजिएगा तो ये किसके साथ मैच करेगा, फ्रेंच के साथ मैच करेगा, गोवा पुर्तगीज के साथ मैच करेगा, ट्रैकनोबार मैच करेगा डेनिस के साथ, और सद्रास मैच करेगा डच के साथ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो देखिए अंग्रेजी शासनकाल की अगर आप बात कीजिएगा तो उसमें बिहार जो था वो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट हमारा अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, अभी हम लोग देखें ये था बिहार। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था, यह पूछ रहा है। सबसे अंत में आया था फ्रांसीसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। देखिए यूरोपियो जो था वो सबसे पहले 1498 में आता है, फिर 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज, और 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा जो था वो अंग्रेजों की भारत में देन थी? तो देखिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन ये अंग्रेजों की देन नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों से पहले ये शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा भी किया जा चुका था। ठीक है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग ये भी अंग्रेजों का देन नहीं था, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन है वो मुगल काल में बाबर से ही शुरू हो जाता है, तो ये भी नहीं था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है वो अंग्रेजों की नहीं बल्कि वो पुर्तगालियों की देन थी। तो ये तीनों का तीनों क्या है, ये गलत है स्टेटमेंट। इसमें तीनों में से कोई अंग्रेजों की देन नहीं थी। नेक्स्ट हमारा, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये किसके द्वारा किया गया था? ये जीबी मैकाले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीबी मैकाले। तो ये था कुछ भारत में पुर्तगालियों के आगमन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से कुछ क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शीद कुली खान। देखिए, मुर्शीद कुली खान की अगर बात करते हैं तो यह एक स्वतंत्र शासक तो था, लेकिन यह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खान से एक और चीज़ भी याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खान जो था वो अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद भी स्थानांतरित किया था। और मुगल सम्राट जो फरख्तियार था उसके द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या फिर सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो यह था पलासी की लड़ाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पलासी का युद्ध। पलासी की युद्ध की अगर आप बात कीजिएगा तो पलासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों जो था वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करता है। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, पलासी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पलासी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पलासी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? तो अभी हम लोगों ने देखा पलासी के युद्ध में हुआ था। और किसके कारण? जो मीर जाफर था उसके धोखाधड़ी के कारण हो जाता है। और फिर अंग्रेज जो था वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। नेक्स्ट हमारा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक अगर बात कीजिएगा तो वो था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लाइव। क्लाइव की अगर आप बात कीजिएगा तो इसका जो टेन्योर था वो 1757 से लेकर ये 1760 तक रहता है, और फिर 1765 में आता है, और फिर 1767 तक रहता है। एक चीज़ रॉबर्ट क्लाइव से याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था भी लागू करता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया है। देखिए, एक विलियम पीट का आप लोग नाम सुने होंगे। विलियम पीट का ही यह कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है, मतलब ये हेवन बॉर्न जनरल था। नेक्स्ट हमारा, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो पलासी का युद्ध मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा, पलासी का युद्ध लड़ा गया था कौन से वर्ष में? तो पलासी का युद्ध लड़ा गया था कब? 23 जून 1757 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1757 को। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये किसने किया था? ये मीर कासिम ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, मीर कासिम। एक चीज़ याद रखिएगा कि ढाका से अगर मुर्शिदाबाद पूछ दे तब कौन होगा? ढाका से मुर्शिदाबाद पूछ दे तब मुर्शीद कुली खान होगा। देखिए, बंगाल के राजधानी के अगर क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले था ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद, और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर। जिसमें ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया? तो मुर्शीद कुली खान ले गया। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया? तो मीर कासिम ले गया। नेक्स्ट हमारा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया है, तो वो कौन सा युद्ध था? वो था बक्सर का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। पलासी के युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये होता है 1757 में। वांडीवास की युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये होता है 1760 में। और पानीपत की तीसरी युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये होता है कब? 1761 में। क्लियर है। बक्सर की युद्ध की अगर आप बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में होता है, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त करता है। और इससे एक चीज़ और याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जो कमान थी वो हेक्टर मुनरो के हाथ में था।
नेक्स्ट हमारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सर्वाधिक निर्णायक था बक्सर की लड़ाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई। और इसी युद्ध के परिणाम ने मुहर लगा दिया था कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो यही बक्सर का युद्ध माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है वो भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यही बक्सर का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। नेक्स्ट हमारा बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1803 में अंग्रेजों ने भी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट हमारा बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था जो मीर जाफर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। देखिए यहाँ से तीन चीज़ याद रखिएगा, बक्सर की लड़ाई के समय तीनों चीज़ पूछा जाता है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर, अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वो कौन था? तो वो था यही शाह आलम द्वितीय ने ही दीवानी प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। ये बात है 1765 की। 1765 में एक फरमान निकालता है शाह आलम द्वितीय और वही फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है वो अस्थायी रूप से दे दी जाती है, जिसके बदले में कंपनी के द्वारा यह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये दिए जाना था और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। नेक्स्ट हमारा 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट हमारा किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए? तो यह लॉर्ड क्लाइव के ही द्वारा में। देखिए अभी हम लोग देखें कि कब दिया गया था, तो 1765 में दिया गया था। ठीक है, और 1765 में कौन था? 1757 से लेकर 1760 तक रहता है लॉर्ड क्लाइव और फिर 1765 में आता है और 1767 तक रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है हमारा सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया है? तो 12 अगस्त 1765 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। देखिए कंपनी जो है वो दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान बनाए थे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय। तो आपसे बंगाल या बिहार कुछ भी पूछ सकता है, तो दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय। नेक्स्ट हमारा 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो सबसे पहले वो 1765 में वो सिलहट आए थे जहां खासी जनजाति के लोग रहते थे, तो खासी के संपर्क में ही आए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति। नेक्स्ट हमारा 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम की अगर आप बात कीजिएगा तो हो जाएगा बी। अंबर युद्ध की अगर बात कीजिएगा तो ये हुआ था कब? 1749 में। ठीक है, पलासी का युद्ध आप लोगों को पता ही है कब हुआ है, ये हुआ है 1757 में। वंडीवॉस की युद्ध की अगर आप बात कीजिएगा तो ये हुआ है 1760 में और बक्सर युद्ध की अगर आप बात कीजिएगा तो ये हुआ है कब? 1764 में। नेक्स्ट है हमारा वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास की युद्ध की अगर आप बात कीजिएगा तो वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 में हुआ है और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी जो है वो पराजित होते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था वो सर आयरकुट और फ्रांसीसी नेता का जो नेतृत्व था वो काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था, काउंट लाली के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पूछ रहा है आपसे कि वांडीवास ने तो किसको किसको हराया था? अभी हम लोगों ने देखा कि ये इस युद्ध में फ्रांसीसी जो थे वो पराजित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, ये गलत है क्योंकि बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो यह तो गलत है। दूसरा कह रहा है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। तो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास का युद्ध।
वहीं चिलैयावाला का युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये डलहौजी के विरुद्ध मराठे की बात करता है। तो ये देखिए चिलैयावाला का जो युद्ध है वो 1849 को लड़ा जाता है और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो लॉर्ड गफ के द्वारा किया जाता है और सिख सेना जो है वो शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ती है। तो ये अंग्रेजों और सिखों के बीच है, मराठों के बीच नहीं, तो ये भी गलत है। खुर्दा के युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये 1795 में होता है। निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था जिसमें निजाम की हार हुई थी। तो निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगा, निजाम विरुद्ध मराठे होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है वो मराठों के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मराठा। फिर जाके 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसके बाद मराठा शक्ति को दबा दिया जाता है, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है उसमें अंग्रेज की बहुत बुरी तरह से हार होती है। फिर सालबाई की संधि के बाद प्रथम युद्ध बंद होता है। फिर बेलेजली जो है वो 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लेता है और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो मराठों के सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। अब इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज की अगर आप बात करते हैं तो रणजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। इसमें सम्मिलित कौन था यह पूछ रहा है, तो श्रीनगर सम्मिलित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ महाराजा रणजीत सिंह से याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह जो था वो 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लेता है। रणजीत सिंह से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है अमृतसर की संधि। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी और कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 1809 में अमृतसर की संधि होती है। नेक्स्ट हमारा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो रणजीत सिंह की अगर बात करते हैं तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुकर चकिया। देखिए रणजीत सिंह का जो जन्म है वो 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पर हुआ था। नेक्स्ट हमारा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाहौर। देखिए 1798 ईस्वी में जमान शाह जो था वो पंजाब पर आक्रमण कर लेता है और वापस जाते समय उसकी तोपें जो है वो चिनाब नदी में गिर जाती है। फिर रणजीत सिंह जो है वो उसे निकलवा कर वापस भिजवा देते हैं और इसी सेवा के बदले जो जमान शाह जो था वो लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देता है और फिर 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह जो है वो तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लेता है और उसे अपनी राजधानी बना लेता है। नेक्स्ट हमारा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनीर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह जो है वो सुप्रसिद्ध कोहनीर हीरा जो है वो शाह सूजा से प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाह सूजा। देखिए शाह सूजा जो था वो काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उसी टाइम जो है वो शाहसूर जो है वो कोहनूर का हीरा जो है वो रणजीत सिंह को भेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह महाराजा रणजीत सिंह के ही द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह से याद रखिएगा, इसने 1799 ईस्वी में लाहौर पर, 1805 ईस्वी में अमृतसर पर और 1808 ईस्वी में फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट हमारा महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है खड़ग सिंह वो सिंहासन पर बैठता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खड़ग सिंह। नेक्स्ट हमारा सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का अंतिम राजा था दलीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कब से कब तक? 1843 से लेकर 1849 तक शासन करता है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, यह पूछ रहा है आपसे। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, ये गलत है क्योंकि उनकी अंत्येष्टि जो थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। उन्होंने कभी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था, ये भी गलत है क्योंकि दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे, ये भी गलत है क्योंकि दिलीप सिंह ने रूस की भी यात्रा भी की थी। नेक्स्ट हमारा सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिलीप सिंह। 1849 में क्या होता है कि द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति होती है और फिर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है और दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो सबसे पहले यही याद रखिएगा कि 1766 से लेकर 69 तक हुआ था और यह जो है फिर मद्रास की संधि से ख़त्म होता है। ठीक है।
और इसमें विजय कौन होता है? हैदर अली विजय होता है, ये याद रखिएगा, और अंग्रेज़ों की हार होती है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो वो 1780 से लेकर 1784 तक होता है। मैंगलोर की संधि से ये खत्म होता है। तृतीय की अगर बात करते हैं तो 1790 से लेकर 1792 तक होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म होता है। और चतुर्थ जो है वो 1799 में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को नोबे के युद्ध में हराया था, तो ये किसने हराया था? सर आयरकुट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट ने। अगर आप हैदर अली की बात करते हैं तो हैदर अली की मृत्यु जो है वो 1782 में होती है। ठीक है, जब द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध है उस समय हैदर अली मर जाता है। नेक्स्ट है हमारा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान जो है वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यही क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम मतलब स्वतंत्रता का ब्रिज कहाँ लगवाया था टीपू सुल्तान। तो स्वतंत्रता का ब्रिज पूछ दे, जैकोबिन क्लब की स्थापना पूछ दे और अपनी राजधानी पूछ दे, सब वो श्रीरंगपट्टनम में ही किया था। ठीक है, एक चीज़ और टीपू सुल्तान से याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित भारतीय शासकों में से वो कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो यह टीपू सुल्तान ही किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान पर एक चीज़ और याद रखिएगा, टीपू सुल्तान से रिलेटेड, टीपू सुल्तान का जो राजसी झंडा होता था उस पर शेर की तस्वीर हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो कहाँ हराया था? ये पोल्लीलूर में हराया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और उसमें हेक्टर मुनरो की जो सेना थी उसको ये ब्रिटिश सेना जो थी वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ता है और उसको ये हरा देता है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट हमारा अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ किया था। देखिए जब तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर 1792 तक, तो यही फिर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और तृतीय जो एंग्लो मैसूर युद्ध है वो समाप्त होता है। और इस संधि में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है, इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान जो है वो शामिल होता है। नेक्स्ट हमारा टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए, तो ये मारा गया है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में जो कि 1799 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1799। देखिए दूसरे एंग्लो मैसूर में इसका बाप मर जाता है हैदर अली और ये अपने मरता है चौथे में। टीपू सुल्तान जो हैदर अली का कौन था? बेटा था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सुमेली था, यह पूछ रहा है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये गलत है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1759 में, और यह युद्ध जो था वो 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी गलत है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से लेकर 1784 तक। इसके दौरान जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था और यह युद्ध जो है वो 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है, क्योंकि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ये 1790 से 1792 तक चलता है। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान जो है वो तुर्की से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। 1784-85 में एक दूत जो है वो कस्तुनतुनिया भी भेजता है। 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजता है और फिर यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त होता है। आगे कह रहा है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में होता है। इस दौरान जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड बेलेजली था और इसमें अंग्रेज सेना जो था वो श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लेता है और टीपू जो है वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो बेगम समरू जो है वो सरघना में करवाया था। सरघना जो एक मेरठ के पास जगह है सरघना, वहीं करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरघना में। नेक्स्ट हमारा निम्न कथनों में से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, ये गलत है। ठीक है, यही सही नहीं है, क्योंकि अली मर्दान खान ने नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान जो था वो बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति जो है वो प्रारंभ किया था। तो आपका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, ये बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्वों के संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति को निर्माण के लिए धन दिया था, यह भी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये गलत है, क्योंकि जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है उसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो सदाशिव राव भाव था, उसके नेतृत्व में मराठा सेना को बुरी तरह से पराजित करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये गलत है। अभी हम लोगों ने देखा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है बस। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध बिल्कुल सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सुमेलित है। लॉर्ड बेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के था। देखिए अंग्रेजों और मराठों के बीच जो 3 युद्ध हुए थे उसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 के। बारन हेस्टिंग्स जो था उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 1806 ईस्वी के समय, लॉर्ड बेलेस्ली जो था वो गवर्नर जनरल था। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल था। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दे। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गवर्नर जनरल और वायसराय।